हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो के अंदर हम आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 11 सदिश बीजगणित की त्रिविमीय ज्यामिति की एक्सरसाइज 11.4 के बेसिक कॉन्सेप्ट को अच्छे से बच्चों हमने क्लियर करा दिया था। जो भी उसके अंदर फॉर्मूले थे वो सारे फॉर्मूले हमने आपको अच्छे से प्रिपेयर करा दिए होंगे। आई होप आपने वो फॉर्मूले अच्छे से प्रिपेयर कर लिए होंगे बच्चों, और जो फॉर्मूले आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लिए हैं तो आप आज जो हम क्वेश्चंस की बात करेंगे आपको हर पॉइंट क्लियर होगा। ओके बच्चों, चलिए तो देखिए बच्चों, एक्सरसाइज 11.4 आपकी आज स्टार्ट होनी है। ठीक है, क्वेश्चंस जो हैं सभी बेस्ड ऑन फॉर्मूला हैं, तो फॉर्मूले अगर आपको अच्छे से प्रिपेयर हैं तो बात आराम से बन जाएगी बच्चों। ठीक है, देखिए बच्चों, बात करें कि हम बच्चों पहला फॉर्मूला पहला सवाल क्या है, ध्यान से पढ़िएगा। ओके, इसमें कहा है बच्चों, निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक में समतल के अभिलंब की द्विक कोसाइन और मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करनी है। समतल के अभिलंब के द्विक कोसाइन और मूल बिंदु से दूरी, तो द्विक कोसाइन निकालने हैं बच्चों और मूल बिंदु से डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो देखिए बच्चों, हमें समतल का समीकरण हमें यहाँ पे दे रखा है बच्चों। समतल का समीकरण हमको गिवन है, पहले का पहला पार्ट बच्चों। ठीक है, इसमें 4 पार्ट हैं, तो पहले पार्ट को ध्यान से समझिएगा। एक तो बच्चों हमसे द्विक कोसाइन पूछे हैं बच्चों, और एक मूल बिंदु से दूरी। ठीक है, समतल के अभिलंब के द्विक कोसाइन और समतल के अभिलंब की मूल बिंदु से दूरी बच्चों हमसे पूछी है। ठीक है, चलिए तो देखिए क्या करेंगे, जो दूरी होती है उसको हम डी से लिखते हैं बच्चों, डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले समतल का समीकरण हमें दे रखा है, लिख लीजिए समतल का समीकरण क्या दे रखा है बच्चों, z बराबर 2, यानी ये जो है xy तल में है। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या करेंगे, इसको हम बच्चों थोड़ा सा मूल रूप में लिख लेते हैं। क्या होगा, 0x + 0y + z = 0। ठीक है, ये समतल का समीकरण ax + by + c + d = 0 होता है, नहीं होता है। मैंने आपको सबसे पहला फॉर्मूला वही कराया था। ठीक है, अब यहाँ से बच्चों द्विक अनुपात निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, द्विक अनुपात निकालने के लिए बच्चों दोनों ओर √a² + b² से क्या देते हैं बच्चों, भाग देते हैं हम। ठीक है, यह √x² + y a² + b² + c² ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर x y z ऑलरेडी मौजूद हैं। तो यहाँ पर जो a की वैल्यू होगी बच्चों वो होगी यहाँ से x का गुणांक यानी 1, b की जो वैल्यू होगी y का गुणांक यानी 0, और c की जो वैल्यू होगी वो z का गुणांक यानी 1 हो गया। अब इसको बना दीजिए आप समीकरण 1। यहाँ लिखेंगे आप समीकरण 1 में दोनों ओर √a² + b² + c² यानी 1 का स्क्वायर प्लस a की वैल्यू तो बच्चों यहाँ पे 0 हो जाएगी ना, x का गुणांक 0 है, तो 1 का स्क्वायर ना आके आएगा यहाँ पे 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर √1 बराबर 1 से भाग देने पर। ठीक है बच्चों, क्या देंगे, इससे भाग देंगे। तो देखिए बच्चों कैसे, जब इसमें भाग देंगे हम दोनों ओर तो क्या होगा, 0x/1 + 0y/1 प्लस दी कॉन्सेप्ट को समझिएगा। ठीक है, अब ये नहीं कि z बराबर 0 दिया आप कंफ्यूज हो गए, या पूरी समतल की इक्वेशन नहीं देगा तो हमें बड़ा अजीब सा लगेगा, तो ऐसा कुछ नहीं। कॉन्सेप्ट आप समझिए, अगर आपको समतल की इक्वेशन गिवन हो और द्विक कोसाइन निकालने हो तो प्रोसेस ये रहता है, √a² + b² + c² से दोनों ओर भाग देते हैं, उसके आगे का प्रोसेस अब देखिए। ठीक है, तो प्लस यहाँ पर z/1 = 0/1 हो गई। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा बच्चों, एक तरीके से ये क्या होता है, ये होते थे हमारे द्विक कोसाइन, ये तो होते हैं बच्चों द्विक कोसाइन। तो यहाँ से लिखेंगे द्विक कोसाइन L, ये होता था L, तो 0/1
1 यानी 0, m 0/1 यानी 0 और lmn यहाँ पे 1/1 यानी 1। तो दिक् कोसाइन तो क्या आ गए बच्चों आपके 0 0 1 आ गए। ठीक है, अब मूल बिंदु से दूरी, तो मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी d बराबर, ये क्या होती है बच्चों d होती है, तो यहाँ से आ गई 0/1 यानी 0। ठीक है, तो मूल बिंदु से दूरी आ गई 0, यानी जो बराबर में होती है वैल्यू कांस्टेंट वो d से लिखते हैं, जिसको हम डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन कहते हैं प्लेन की। तो ये आपकी मूल बिंदु से दूरी आ गई बच्चों, और ये आपके आ गए दिक् कोसाइन। ठीक है, तो जब भी आपको कभी किसी प्लेन की इक्वेशंस दे रखी हो और मूल बिंदु से दूरी पूछे और दिक् कोसाइन डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट कराए, तो आप उस समतल की इक्वेशन को मैं पहले ए बी सी के मान निकालेंगे और दोनों ओर √a² + b² + c² से भाग दे देंगे। भाग देने के पश्चात आप इसकी कंपेयर lx + my + nz बराबर d से भी कर सकते हैं, या डायरेक्ट लिख दीजिए फॉर्मूला आपको अगर याद है तो, वरना आप यहाँ पे फिर ये लिखते कि तुलना, फिर आप यहाँ पे एक लाइन और लिखते कि तुलना lx + my + nz = d से करने पर। तो ये जो है डायरेक्शन रेशियो होते हैं, या पिछले चैप्टर में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, इसलिए मैंने डायरेक्ट कर दिया था। ठीक है, तो lmn आएगा और ये आपकी डिस्टेंस आ गई फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को करने वाले हैं। अगर आपको प्लेन की इक्वेशन गिवन है और डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन और डायरेक्शन क्वेश्चन अगर आपसे पूछे हों तो बच्चों, ठीक है, देखिए फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन से बस फॉर्मूले अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, और जो मैं बता रहा हूँ इसको अच्छे से समझ जाइएगा, तो सभी क्वेश्चंस बहुत आराम से हो जाने वाले हैं बच्चों। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो रखा है, फर्स्ट का सेकंड पार्ट है, ये कंप्लीट इक्वेशन है प्लेन की। यहाँ पर थोड़ा सा आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड, यहाँ पे समतल का समीकरण हमें दे रखा है, समतल का समीकरण। ठीक है, क्या दे रखा है, x + y + z = 1 है। ठीक है बच्चों, x + y + z = क्या आ गया बच्चों, 1 आ गया। ओके, अब देखिए इसके बाद सबसे पहले यहाँ पर देखिए a की वैल्यू क्या हो जाएगी, कोफिशिएंट ऑफ x यानी 1, b की वैल्यू क्या हो जाएगी, कोफिशिएंट ऑफ y यानी 1, c की वैल्यू क्या हो जाएगी, कोफिशिएंट ऑफ z यानी 1। अब इसको आप बना दीजिए समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब दोनों ओर समीकरण 1 में √a² + b² + c², इट मीन्स दैट कि √1² + 1² + 1² बराबर √3 से भाग देने पर। ठीक है, तो भाग देंगे तो देखिए क्या होने वाला है, x/√3 + y/√3 + z/√3 = 1/√3। ठीक है, तो अब यहाँ से दिक् कोसाइन क्या होंगे, ये होंगे दिक् कोसाइन। तो दिक् कोसाइन l बराबर 1/√3, m बराबर भी 1/√3 हो जाएगा, और n बराबर भी क्या हो जाएगा बच्चों, 1/√3 हो जाएगा, और d = 1/√3, यानी सब कुछ 1/√3। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। सभी क्वेश्चंस को आराम से पहले समझिए, कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है। अगर आप कॉन्सेप्ट पर फोकस नहीं करेंगे तो आपको बच्चों समस्या आएगी ही आएगी, जाहिर सी बात है। ठीक है, अगर आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान नहीं देंगे तो दिक्कत तो आएगी ही आएगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ आप जो है कॉन्सेप्ट पर ज़्यादा फोकस करें, जिससे आपको कोई भी समस्या बच्चों ना आए। ठीक है बच्चों, चलिए अब आते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए बच्चों, तीसरा है फर्स्ट का सी पार्ट। इसमें हमें समतल का समीकरण दे रखा है, समतल का समीकरण, ठीक है। क्या दे रखा है देखिए, ये हमें दे रखा है 2x प्लस 3y माइनस जेड इज इक्वल टू 5 है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, वही प्रोसेस है। सबसे पहले फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी। तो इसकी तुलना बच्चों हम सबसे पहले किससे करने वाले हैं, इसकी तुलना जब हम करेंगे कि तुलना ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी से करने पर, ठीक है, इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू माइनस डी से करेंगे, ठीक है। क्योंकि जब डी को हम उधर ले आते हैं तो वो माइनस डी होता है, या फिर आप ऐसा कर लीजिए, यहाँ पे प्लस डी कर दीजिए, प्लस डी, ठीक है। कैपिटल डी कर लीजिए, स्मॉल डी कर लीजिए, वो एक ही बात है। आप या फिर मैंने आपको जो लिखाया था वो कैपिटल में लिखाया था, आप कैपिटल में लिख सकते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0 से, ऐसे करते थे ना। तो यहाँ पर फिर हमें ए बी की वैल्यू चाहिए, ए बी सी की वैल्यू, तो आप यहाँ स्मॉल भी ले सकते हैं, कैपिटल वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो मैं दोनों से आपको करा देता हूँ, ठीक है। तो ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 3, सी की वैल्यू जेड का गुणांक -1, ए बी सी की वैल्यू चाहिए, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दीजिएगा। अब अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू निकालिए, तो क्या आएगी बच्चों, ए की वैल्यू 2 का स्क्वायर, बी की वैल्यू 3 का स्क्वायर, सी की वैल्यू -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 4 प्लस 9 प्लस 1 इज इक्वल टू अंडर रूट 9 8 4 13 और 1 14, अंडर रूट 14 आ गया। से समीकरण 1 में दोनों ओर क्या देंगे बच्चों, भाग देंगे। देखिए क्या आएगा, देखिए बच्चों 2x अपॉन अंडर रूट 14 प्लस 3y अपॉन अंडर रूट 14 माइनस जेड अपॉन अंडर रूट 14 इज इक्वल टू 5 अपॉन अंडर रूट 14, ठीक है। अब इसकी कंपेयर आप किससे करेंगे, अब इसकी आप कंपेयर करेंगे की तुलना एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड बराबर डी से कर दो, ठीक है बच्चों। तो क्या होगा बच्चों, एल की वैल्यू यानी द्विक कोसाइन जो आएंगे यहाँ से, द्विक कोसाइन, ये द्विक कोसाइन ही होते हैं ना बच्चों। तो क्या होगा, एल की वैल्यू 2 अपॉन अंडर रूट 14, एम की वैल्यू 3 अपॉन अंडर रूट 14 एंड सी की एल एम एन की वैल्यू माइनस के 1 अपॉन अंडर रूट 14, ठीक है। और जो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन होगी यानी मूल बिंदु से जो दूरी होगी डी बराबर वो क्या होगी 5 अपॉन अंडर रूट 14 मात्रक, ठीक है, इस तरीके से। तो कॉन्सेप्ट पर अगर आप फोकस करेंगे तो आराम से क्वेश्चन हो जाएंगे। बस समतल की इक्वेशन पता होनी चाहिए, डायरेक्शन कोसाइन आराम से निकल आएंगे और डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन भी आराम से निकल आएगी। ओके बच्चों, चलिए अब देखिए बच्चों नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका उसकी बात करते हैं बच्चों, ठीक है। देखिए इसमें हमें दे रखा है टी पार्ट में 5y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, समतल का समीकरण दे रखा है। फर्स्ट का डी पार्ट, समतल का समीकरण क्या दे रखा है बच्चों, 5y प्लस 8 बराबर 0, ठीक है। तो इसको अब हम क्या करेंगे, इसकी कंपेयर करेंगे पहले तो इसमें इसको हम मानक रूप में कैसे लिखेंगे, 0x प्लस 5y प्लस 0z और प्लस 8 बराबर 0। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी, या कैपिटल ए भी आप कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। a बराबर 0, b बराबर 5 एंड c बराबर 0, ठीक है बच्चों, इन्हीं की आवश्यकता है। अब अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू निकालिए। तो a की वैल्यू 0 का स्क्वायर 0, b की वैल्यू 5 का स्क्वायर, c की वैल्यू 0 का स्क्वायर।
इट मीन्स दैट 5 का स्क्वायर 25, तो वैल्यू निकल के आ जाएगी बच्चों 5। ठीक है, अब इसको आप दे दीजिए समीकरण नंबर 1 नाम, या इसको आप समीकरण 1 नाम दे दीजिए, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। 5 से समीकरण 1 में दोनों ओर भाग देने पर। ठीक है, तो देखिए बच्चों क्या करेंगे, डिवाइड जब देंगे तो क्या आने वाला है, तो यहाँ पे आप डिवाइड करेंगे तो 0/5x प्लस 5/5y प्लस 0/5z और प्लस 8/5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ से द्विक अनुपात निकालेंगे तो द्विक अनुपात क्या होंगे, एक्स वाई जेड के गुणांक, द्विक अनुपात ये। ठीक है, तो L बराबर 0/5 यानी 0 कह सकते हैं हम, M बराबर 5/5 यानी 1 कह सकते हैं आप, और N बराबर 0/5 यानी 0। ठीक है, अब यहाँ से बात करेंगे डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, तो ये इधर ले जाएंगे तो नेगेटिव होगी, लेकिन डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है, नेगेटिव नहीं होती है। अगर वो नेगेटिव का सिंबल आ भी जाए तो उसको हम छोड़ देते हैं नेगेटिव साइन को। ठीक है, तो D बराबर यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा 8/5 मात्रक। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा पहले पार्ट के ये क्वेश्चंस, इनका कॉन्सेप्ट आपने समझा। देखिए कॉन्सेप्ट पे अगर आप ज़्यादा गौर देंगे तो बात बनेगी। ठीक है, तो बच्चों कॉन्सेप्ट को ज़्यादा महत्व दिया करो। ठीक है, तो फिर आपको सारी चीज़ें और सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो ये चारों क्वेश्चंस आपने देखे, आप इनसे कॉन्सेप्ट भी समझ गए होंगे। और बच्चों एक चीज़ और है, देखिए हमने एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस तो सभी चैप्टर्स के सॉल्व कराए ही हैं, साथ में फिर बच्चों आपको एक चीज़ पे और देना है कि आपको सभी एनसीईआरटी में जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं बच्चों। ठीक है, अगर आप इतना कर लेंगे, और हमने एक सीरीज चला रखी है उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं। ठीक है, वो अगर आप इतना अच्छे से कर लेंगे तो आई होप कि आपको किसी और चीज़ की आवश्यकता नहीं है। आप सभी क्वेश्चंस बहुत अच्छे से करके जाएंगे तो पेपर में पक्का फंसेंगे। एनसीईआरटी के टोटल एग्जाम्पल कर लीजिए, एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेस हम करा रहे हैं उन्हें सॉल्व कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ हमने कई जगह छांट के दी, आप उन्हें प्रिपेयर कर लीजिए, और बस अच्छे से फिर अनसॉल्व पेपर कराएंगे उसे करके जाइए। भाई बहुत है, सफिशिएंट है, नंबर अच्छे ही आएंगे। ठीक है, इतना लेकिन प्रिपेयर होना चाहिए, जैसे बोलते हैं प्रिपेयर, ऐसे नहीं कि टेम्परेरली कर लिया आपने, वो चीज़ नहीं चाहिए। ठीक है, और फॉर्मूले अच्छे से याद करके जाइएगा। क्या जाएगा कहाँ क्वेश्चन, ये बताइए, कहीं नहीं जाएगा, इन्हीं में से आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए बच्चों, इसमें हमें कहा है कि उस समतल का सदिश समीकरण ज्ञात करना है जो मूल बिंदु से 7 मात्रक की दूरी पर है और सदिश इतने पर अविलंब है। यानी मूल बिंदु से 7 मात्रक, मूल बिंदु से दूरी दे रखी है, समतल की मूल बिंदु से दूरी को किससे लिखते हैं हम, D से। D बराबर हमें दे रखा है बच्चों 7 मात्रक। ठीक है, ओके, और फिर आगे कहा है और सदिश दे रखा है इतने पर अविलंब है। उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो किसी सदिश पर अविलंब हो बच्चों। ठीक है बच्चों, इक्वेशन ऑफ वेक्टर, नॉर्मल वेक्टर फाइंड आउट करना है बच्चों। तो उसके लिए देखिए क्या करेंगे, हमें सदिश दे रखा है, सदिश दे रखा है बच्चों वेक्टर n, जो समीकरण होता है वो क्या होता है बच्चों, वेक्टर r डॉट n कैप इज इक्वल टू d, ये तो होता है। तो हमें एक तो d चाहिए, d तो हमें पता है, n कैप और निकालना है। n के लिए बच्चों में सदिश दे रखा है, सदिश क्या दे रखा है बच्चों, सदिश, और हमें दिया है ना किताब में, यस, सदिश बच्चों हमें n कैप गिवन है, वो वेक्टर n गिवन है, वेक्टर n कह दो या ए कह दो, बात तो एक ही है। वेक्टर n बराबर हमें दे रखा है बच्चों 3i प्लस 5j, 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस
-6 ठीक है। और समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो सदिश इतने पर अविलंब है। तो अविलंब के समतल का समीकरण के लिए बच्चों ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अवलंब समतल का समीकरण तो क्या होगा, वेक्टर r डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी। तो डी हमारे पास है, एन कैप नहीं है। तो एन कैप क्या होता है, अविलंब इकाई सदिश, ठीक है। तो पहले ये निकालेंगे। तो एन कैप बराबर क्या होगा, वेक्टर एन अपॉन मॉडुलस वेक्टर एन। एन कैप ऐसे निकालना पड़ेगा हमें, पीछे हमने फॉर्मूला पढ़ा था। या इसको ए कैप भी कह सकते हैं, एकक सदिश, एक लंबाई का सदिश, यानी किसी सदिश में उसके मापांक से भाग कर देते हैं तो उसकी लंबाई एक रह जाती है। मैं आपको पीछे पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो वेक्टर एन अपॉन मॉडुलस वेक्टर एन, तो भैया वेक्टर एन कैप निकालेंगे आप। तो वेक्टर एन कितना है, 3i प्लस 5j माइनस 6k अपॉन एन का मापांक कैसे निकालेंगे, अंडर रूट में i के गुणांक का वर्ग प्लस y के गुणांक j के गुणांक का वर्ग और प्लस k के गुणांक का वर्ग, ठीक है। तो n कैप बराबर 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 6k कैप अपॉन अंडर रूट में 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 और यहाँ पर ये 6 का स्क्वायर 36 हो गया। तो n कैप बराबर इनको ऐड करेंगे तो 3i प्लस 5j माइनस 6k कैप अपॉन अंडर रूट में 36 और 5 41 61 और ये आपका हो गया 9 70 आ रहा है बच्चों ना। 6 और 5 11, 11 और 9 20, 3 2 5 और 2 7 70 से अगर हम फैक्टराइज करेंगे इसको तो बाहर तो कुछ निकलेगा नहीं। तो एन कैप इज इक्वल टू ये आ गया आपका 3i अपॉन अंडर रूट 70 प्लस 5j अपॉन अंडर रूट 70 माइनस 6k अपॉन अंडर रूट 70, ठीक है। तो ये एन कैप की वैल्यू आ गई। अब इस एन कैप की वैल्यू को कहाँ लगा देंगे बच्चों, यहाँ पर। तो वेक्टर r डॉट एन कैप की वैल्यू हो गई 3i अपॉन अंडर रूट 70 प्लस 5j अपॉन अंडर रूट 70 एंड माइनस 6k अपॉन अंडर रूट 70, ओके। एंड बराबर d, और d की वैल्यू हमें पता है कितनी दे रखी है, 7 मात्रक तो 7। तो ये आ गया बच्चों सदिश रूप में, ठीक है। अब ये आपसे सदिश रूप में आपका आंसर इसका आ गया है। अब आपको इसको चाहे तो कार्तीय फॉर्म में अगर आपसे पूछें तो कार्तीय फॉर्म में भी बच्चों आप इसको निकाल सकते हैं, बट ऐसा कुछ है नहीं। हमसे बच्चों सदिश फॉर्म में ही कहा है, कार्तीय फॉर्म में नहीं है। तो आप चाहें तो इसको यूं ही छोड़ सकते हैं, या फिर एक और था कि अलग अलग ना भाग देके आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते थे। तो ये हो जाता आपका 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 6k कैप। अगर आप इस रूट वाली वैल्यू को उधर भेजना चाहते हैं तो ये 7 अंडर रूट 70 हो जाता इतना, ठीक है। तो ऐसे भी किताब में आंसर हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, वो आप देख लीजिएगा दोनों तरीके से। कभी कभी किताब वाले ऐसे हम लेकर ट्रांसफर कर भी देते हैं, कभी कभी नहीं भी। ये 70 है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ से आपने क्या समझा कि अगर किसी समतल की, किसी प्लेन की डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन d इज इक्वल टू दे रखा हो और हमें एक सदिश दे रखा हो और उस सदिश पर अविलंब समतल का समीकरण अगर हमें निकालना हो तो फॉर्मूला सबसे पहले पता होना चाहिए। समतल पर अविलंब समीकरण होता है वेक्टर r डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी। तो यहाँ से एन कैप यानी एकक सदिश निकालना पड़ेगा उस सदिश की हेल्प से, यानी ये वेक्टर एन है तो वेक्टर एन कैप कैसे निकालेंगे, वेक्टर एन अपॉन मॉडुलस वेक्टर एन, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू लगा दी और नोड में इसका इसको से भाग दे के एन कैप निकाल लिया, एन कैप हमने लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। और डी की जगह डी की डिस्टेंस आपका आंसर आ जाने वाला है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट को समझने पर ज़्यादा फोकस किया करो बच्चों, ठीक है। मैं ज़्यादातर गौर कॉन्सेप्ट पे ही देता हूँ और बार बार बोलता भी हूँ इस बात को। कॉन्सेप्ट मीन्स क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, ठीक है। अगर आप तरीके समझ गए तो आपको जैसे 50 सवाल मिल जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और तरीका ही नहीं समझ रहे हैं, आप रट्टा मार रहे हैं तो 2 की जगह 3 हो गया ना, तो आप घबरा जाओगे ये क्या है, ठीक है। चलिए
तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ बच्चों। अब देखिए इसके बाद बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। तो इसमें निम्नलिखित समतलों का कार्तीय समीकरण बच्चों हमसे पूछा है। क्या दे रखा है बच्चों? कार्तीय समीकरण पूछे हैं हमसे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, तो हमें निम्नलिखित समतलों के कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए। समतल हमें दे रखे हैं। समतल क्या है बच्चों? वेक्टर आर डॉट आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप इज इक्वल टू 2, ठीक है बच्चों। आई कैप वेक्टर आर आई कैप प्लस जे कैप इज इक्वल टू हमें दे रखा है बच्चों माइनस के कैप इज इक्वल टू 2। समतल के समीकरण बच्चों हमसे पूछे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। समतल का समीकरण देखिए कार्तीय रूप में पूछा है ना, कार्तीय समीकरण पूछा है, मतलब कार्तीय रूप में। देखिए कार्तीय रूप में क्या होता है, सदिश नहीं आता है, ठीक है। तो समतल का समीकरण हमें दे रखा है और कार्तीय समीकरण हमसे पूछा है। कार्तीय समीकरण क्या होगा? देखिए कार्तीय समीकरण के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि इस r की वैल्यू क्या होती है बच्चों? वेक्टर r की वैल्यू मैंने आपको बताई थी। वेक्टर r बराबर होता है बच्चों एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है। ये r की वैल्यू आपको यहाँ पे लगा देनी है, ठीक है, आराम से। तो r की वैल्यू लगाएंगे तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, आर की जगह लगा दी डॉट, और ये आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप बराबर 2। देखिए सदिश रूप में समीकरण मैंने आपको लिखाए थे। एक तो मोस्टली सभी क्वेश्चंस की मैंने दोनों फॉर्म आपको बताई थी। एक आपको वेक्टर फॉर्म बताई थी, एक आपको कार्टेशियन फॉर्म बताई थी। तो वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म में मैंने आपको डिफरेंस भी बताया था। वेक्टर फॉर्म में क्या होगा, वेक्टर आएगा, कोई ना कोई सदिश आएगा, और कार्टेशियन फॉर्म में सदिश नहीं आएगा। बस सदिश को एलिमिनेट हमको करना है, तो उसके लिए वेक्टर आर बराबर ये हम जानते हैं, इसको हमने यहाँ पे लगा दिया। अब इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के के साथ, तो इसका इसके साथ करेंगे तो आई एक्स आई का आई में आई स्क्वायर प्लस जे वाले का तो वाई जे कैप का स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस जेड के कैप का स्क्वायर बराबर 2, ठीक है बच्चों। इनके स्क्वायर, अब स्क्वायर तो हमने लगाई नहीं। आई का आई में आई स्क्वायर, जे का जे में जे स्क्वायर, के का के में के स्क्वायर। ये हो रहा है बच्चों अदिश गुणा, और अदिश गुणा में आई डॉट आई जो होता था वो बच्चों 0 होता था। इट मीन्स दैट कि आई स्क्वायर की वैल्यू 0 होती थी अदिश गुणा में। सदिश गुणा में नहीं होती थी, के होती थी उसमें, आई डॉट जे की वैल्यू के। बट यहाँ पर मैंने आपको बता चुका हूँ सारी चीज़ें। वैल्यू क्या होती है इसकी 1, तो आई स्क्वायर की वैल्यू 1 हो जाएगी तो x बचेगा, जे स्क्वायर की 1 हो जाएगी तो y बचेगा, के स्क्वायर की वैल्यू 1 हो जाएगी तो माइनस जेड बचेगा और बराबर 2। ये आ गया आपका कार्तीय समीकरण आंसर, ठीक है। इस तरीके से आपको कार्तीय समीकरण फाइंड आउट करना है। बस जो r है ना, वेक्टर r, उसकी जगह उसकी वैल्यू जो होती है एक्स आई वाई जे जेड की, जो मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में बताई थी, वो आपको लगा देनी है। और फिर उसका जो डॉट प्रोडक्ट निकाल दीजिए, अदिश गुणा आई वाले का आई वाले के साथ, जे वाले का जे वाले के साथ, और के वाले का के वाले के साथ, ठीक है। आपका आंसर आ जाना है। अब आते हैं बच्चों अगले प्रश्न पर। बच्चों ये इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है, और मैं आपको बता दूं कि यहीं से ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं। लास्ट एक्सरसाइज में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बच्चों सभी, तो कहीं से कौन सा क्वेश्चन आ जाए इसलिए कह नहीं सकते, आप अच्छे से इनको प्रिपेयर कीजिएगा। तीसरे का बी पार्ट बच्चों, इसमें कहा है वही समतल का कार्तीय समीकरण ज्ञात करना है। समतल का कार्तीय समीकरण बच्चों हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखिए क्या दे रखा है, इसमें हमें दे रखा है वेक्टर आर 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप बराबर 1, ये हमें गिवन है बच्चों, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले समतल का कार्तीय समीकरण पूछा है हमसे, सदिश दे रखा है, कार्तीय पूछा है, तो हम जानते हैं वेक्टर r बराबर एक्स आई कैप
प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दीजिए। यहाँ फर्स्ट बना लो, पुट इन फर्स्ट इक्वेशन। तो यहाँ पर जब हम पुट करेंगे तो वेक्टर आर की वैल्यू क्या है बच्चों, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और यहाँ पर ये आपका 2 आई कैप है प्लस 3 जे कैप है माइनस 4 के कैप बराबर 1 आपको दे ही रखा है। अब इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे, आई वाले का आई वाले के साथ, जे वाले का जे वाले के साथ, के वाले का के वाले के साथ, ठीक है। तो देखिए क्या आएगा, इसका इसके साथ करेंगे तो 2 का x में करेंगे तो 2x, और i का i में क्या होता है 1, इसका इसके साथ तो y का 3 में 3y और j का j के साथ 1, प्लस इसका इसके साथ करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा पहले तो, और 4 का z के साथ 4z और k का k में 1, एंड बराबर 1। तो ये 2x प्लस 3y माइनस 4z इज इक्वल टू 1 आंसर, ठीक है। इस तरीके से ये आपका आंसर आ गया। तो ऐसे आपको करना है, सही है। बस आर की वैल्यू लगानी है, वो ज़्यादा कुछ है नहीं, सभी क्वेश्चंस होते जाएंगे बच्चों ऐसे ही। चलिए अब बात करेंगे बच्चों अगले प्रश्न के बारे में, ठीक है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चों वो थोड़ा सा हार्ड तो नहीं है, बट थोड़ा सा मेहनत करेंगे आप। सी थर्ड का सी पार्ट है, इसमें हमें दे रखा है वेक्टर आर डॉट इन ब्रैकेट एस माइनस टी एस माइनस 2t एस माइनस 2t आई कैप प्लस 3 माइनस टी जे कैप प्लस 2s प्लस टी 2s प्लस टी के कैप एंड ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 15, ठीक है। तो वही कार्टेशियन फॉर्म पूछिए प्लेन की क्या होगी बच्चों। तो कोई नहीं, आप कॉन्सेप्ट को अगर ध्यान रखेंगे तो मैंने क्या कहा, देखिए अगर आप कॉन्सेप्ट पर ध्यान देंगे तो क्वेश्चन थोड़ा सा इधर उधर हटके भी आएगा तो आप बिल्कुल नहीं घबराएंगे और आराम से कराएंगे। लेकिन अगर आपने थोड़ा सा भी रट्टा मारा या कॉन्सेप्ट को नहीं समझा तो थोड़ा सा भी अगर उसने बॉडी लैंग्वेज चेंज कर दी ना क्वेश्चन की, तो फिर आप वहीं घबरा जाने वाले और क्वेश्चन नहीं होगा। इसलिए कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। यहाँ पर बस उन्होंने नया क्या कर दिया कि यहाँ पर कोई कॉन्स्टेंट वैल्यू ना दे के उन्होंने s माइनस 2t 3 माइनस टी 2s प्लस टी ये सब दे दिया। तो कोई दिक्कत नहीं, कॉन्सेप्ट क्या है, आर्ग्यू लगानी है। तो हम जानते हैं वेक्टर r बराबर एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप, पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। लगाइए बच्चों, यहाँ पर आप लगाएंगे वेक्टर आर की जगह एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है, एंड डॉट एस माइनस 2t आई कैप 3 माइनस टी जे कैप और ये 2s प्लस टी के कैप बराबर 15, ठीक है। अब इसका डॉट प्रोडक्ट एक तरीके से ये वही है जो हमें पिछले क्वेश्चंस में दिया था, बस थोड़ा सा इसकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो गई है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो i का i के साथ तो 1 होगा, तो x s माइनस 2t और इसका i का i के साथ 1। j वाले का आप j वाले के साथ करेंगे तो y एंड 3 माइनस टी और j का j के साथ 1, और इसका आप करेंगे s के साथ तो z 2s प्लस टी और k का k के साथ 1 इज इक्वल टू 15। तो बस यही छोड़ दीजिए, ये आप थोड़ा सा और सॉल्व करना चाहते हैं कर दीजिए s माइनस 2tx प्लस 3 माइनस टी वाई एंड प्लस 2s प्लस टी जेड बराबर 15। तो ये आ गई कार्टेशियन फॉर्म ऑफ प्लेन, ठीक है।
तो तीसरे का सी क्वेश्चन, यानी 3 प्रश्न थे इसके अंदर, ये तीनों प्रश्न आपके समाप्त हो गए। कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया होगा। जब भी हमें कोई समतल की वेक्टर फॉर्म दे रखी हो और कार्टेशियन फॉर्म में उसको प्रोडक्ट मतलब जो है कार्टेशियन फॉर्म निकालनी हो इसकी, तो आर की जगह आप जो है एक्स आई वाई जे जेड के यूज करके और उसका डॉट प्रोडक्ट निकाल दीजिए, वही उसकी क्या होगी, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ प्लेन की क्वेश्चन की होगी। ठीक है बच्चों, तो 3 क्वेश्चन आपने ये समझे, 4 क्वेश्चन आपने पढ़े थे, तो 7 क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बस आप ध्यान दे पा रहे हो, तो आई होप कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी बच्चों। ठीक है, कॉन्सेप्ट पर बस आपको ध्यान देना है। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, इसको पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 और इसके 4 पार्ट हैं बच्चों। निम्नलिखित में से मूल बिंदु से खींचे गए लंब पाद के निर्देशांक बच्चों हमसे पूछे हैं। यानी यहाँ पर हमें एक समतल की इक्वेशन दे रखी है। सबसे पहले बच्चों हम यहाँ से क्या निकालेंगे, डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे। ठीक है, और फिर मूल क्या पूछा है हमसे, लंब पाद के निर्देशांक मान लेंगे x1 y1 z1। ठीक है, और फिर वहाँ से डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे। और बच्चों उसके बाद का कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन जो है प्रोपोर्शनल हैं प्लेन के, तो उनको बराबर रख के के मान के वहाँ से बच्चों फिर हम x1 y1 z1 की वैल्यू निकालेंगे और फिर के की वैल्यू निकाल के वापस लगा देंगे, समतल में आपका आंसर आने वाला है। तो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा इसका बड़ा है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है अब जो मैं कराने जा रहा हूँ, बट आप कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है बच्चों, सबसे पहले एक तो कॉन्सेप्ट का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। देखिए क्वेश्चन हमें दे रखा है 4th, यहाँ हमें दे रखा है कि निम्नलिखित प्रतिबंधों के अंतर्गत निम्नलिखित स्थितियों में मूल बिंदु से खींचे गए लंब पाद के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड आउट हमें करने हैं। तो कोई नहीं, ए पॉइंट हमें दे रखा है समतल का समीकरण 2x + 3y + 4z - 12 = 0। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहला जो हमारा काम है बच्चों वो क्या है, सबसे पहले हम यहाँ से बच्चों डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे। और डायरेक्शन कोसाइन निकालने का प्रोसेस क्या है, √a² + b² + c² से भाग देने पर दोनों को। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो जो है a की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, b की वैल्यू आ जाएगी 3 और c की वैल्यू आ जाएगी 4। तो √a² + b² + c² बराबर √2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 एंड 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, तो फाइनली ये आएगा आपका 16 और 9 25 और 4 29, √29 से भाग देने पर। ठीक है, तो जब भाग देंगे यहाँ पर तो 2/√29x, 3/√29y + 4/√29z - 12/√29 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे, दिक् कोसाइन L बराबर 2/√29, M बराबर 3/√29 एंड N बराबर 4/√29 होगा। ठीक है बच्चों, तो ये L M N की वैल्यू आ गई। अब क्या करना है बच्चों, हमसे क्या कहा था, फिर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, लैंग्वेज को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें कहा है बच्चों कि मूल बिंदु से खींचे गए लंब पाद के निर्देशांक बताने। इट मीन्स दैट कि इस तरीके से कोई प्लेन होगा, ये क्या है बच्चों, कोई प्लेन है और इस प्लेन पर यहाँ पर कोई मूल बिंदु है आपके 0,0,0। ये क्या है, मूल बिंदु, और इस मूल बिंदु से इस प्लेन पर एक लंब डाला गया है और इस लंब पाद के निर्देशांक ये निकालने। तो ये लेट करेंगे हम, माना x1, y1, z1 है ये लंब पाद के निर्देशांक। ठीक है, और ये जो बिंदु है ये प्लेन पर होंगे तो इसको संतुष्ट भी करेंगे, वो आगे का काम है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे माना मूल बिंदु से डाले लंब पाद के निर्देशांक बराबर x1, y1, z1। और ये बच्चों कहाँ से डाले गए हैं, ये जो डाले गए हैं
इसको आप x1 y1 z1 कह दीजिए या एक्स वाई जेड कह दीजिए, सिर्फ एक्स वाई जेड, नॉट x1 y1 z1, ओनली x y और z। तो x y और z है, ठीक है बच्चों। और ये कहाँ से डाले गए, यहाँ से डाले गए। तो बच्चों इनके द्विक अनुपात कैसे निकालेंगे हम, द्विक अनुपात कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो द्विक अनुपात निकालेंगे पहले यहाँ से हम। द्विक अनुपात कैसे निकालते हैं बच्चों, अगर ये आपका x1 y1 z1 और ये x2 y2 z2, तो द्विक अनुपात कैसे निकालते हैं बच्चों, a बराबर x2 माइनस x1, पीछे का कॉन्सेप्ट ध्यान है ना, x2 माइनस x1 यानी x2 की वैल्यू है x और माइनस x1 की वैल्यू है 0, एंड b बराबर y2 माइनस y1, तो y2 की वैल्यू है y और y1 की वैल्यू है 0, एंड c बराबर z2 माइनस z1, तो z2 की वैल्यू है बच्चों z और z1 की वैल्यू है 0। तो फाइनली a बराबर x एंड b बराबर y एंड c बराबर z। ये आगे बच्चों द्विक अनुपात और ये आगे द्विक कोसाइन। अब बच्चों ये जो द्विक अनुपात और द्विक कोसाइन है ये परपेंडिकुलर के क्या है, समानुपाती हैं बच्चों, ठीक है, इसके प्लेन के समानुपाती हैं, ठीक है। द्विक अनुपात व द्विक कोसाइन समतल के प्रोपोर्शनल हैं, समानुपाती हैं। तो क्या होगा बच्चों, तो इनका जो अनुपात है वो बराबर होगा। इट मीन्स कि हम ये कह सकते हैं कि L अपॉन एक्स बराबर m अपॉन L अपॉन a, यानी डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो का रेशियो, यानी L अपॉन a m अपॉन b इज इक्वल टू n अपॉन c, बराबर मान लेते हैं हम k, ये माना बच्चों कोई कांस्टेंट। अब L की वैल्यू क्या है बच्चों, यहाँ पर L की वैल्यू हमें दे रखी है और A की वैल्यू भी दे रखी है, तो यहाँ से L अपॉन A की वैल्यू क्या है x, ठीक है, बराबर m अपॉन B की वैल्यू क्या है बच्चों y, और बराबर n की वैल्यू अभी नहीं रख रहे, और C की वैल्यू क्या है बच्चों z बराबर k, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों आप जो है क्या कीजिए, k की वैल्यू निकाल लो, एक बार इसको ले लो k के बराबर, तो k बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से आप ऐसा कीजिए x की वैल्यू निकालिए, किसकी बच्चों x की, यानी L अपॉन x बराबर k, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, यहाँ से x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी L k अपॉन L, या फिर L अपॉन k, और ऐसी y की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो इसको लेंगे एक बार k के बराबर, तो ये आने वाली है बच्चों m, y की वैल्यू आ जाएगी आपकी m अपॉन k, और z की वैल्यू आ जाएगी बच्चों आपकी यहाँ से n अपॉन k, ठीक है। क्योंकि एक बार हम इसके बराबर लेंगे तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई, हमने किसकी वैल्यू निकाली l की, तो इसका क्या किया हमने x की वैल्यू निकाली है, तो इसको यहाँ भेज दिया, इसको यहाँ बुला लिया, तो L अपॉन के ऐसे ही m अपॉन के ऐसे ही z अपॉन के। अब बच्चों L की वैल्यू क्या है, तो x बराबर L की जो वैल्यू है बच्चों वो क्या है, तो L की वैल्यू है यहाँ से आपकी डायरेक्शन कोसाइन 2 अपॉन अंडर रूट 29, तो 2 अपॉन अंडर रूट 29, और ये k बराबर y की वैल्यू, y बराबर m की वैल्यू कितनी है 3 अपॉन अंडर रूट 29, 3 अपॉन अंडर रूट 29, और k ऐसे ही z बराबर n की वैल्यू कितनी है 4 अपॉन अंडर रूट 29 k। तो ये x y z की वैल्यू आ गई। अब इन x y z की वैल्यू को उठा कर रख दीजिए आप प्लेन में बच्चों, ठीक है, और यहाँ से फिर आप जो है k की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, और k की वैल्यू उठा के फिर यहाँ लगा देंगे, तो आपके x y z जो आपने इसके फुट ऑफ परपेंडिकुलर माने थे वो निकल आएंगे। कॉन्सेप्ट फिर समझिए, देखिए कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले अगर हमें समतल का समीकरण दे रखा है, कार्तीय समीकरण, और हमसे क्या पूछें उस पर डाले गए लंबपात के निर्देशांक पूछें, तो सबसे पहले हम वहाँ से डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे, दोनों ओर अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर में भाग देके LMN आ गई, फिर
फिर हम द्विक अनुपात जो उसके जो हमसे पूछा है लंब पाद के निर्देशांक एक्स वाई जेड मान लेंगे, या आप x1 y1 z1 भी मान सकते हैं। तो और जब द्विक अनुपात और द्विक अनुपात जो है आपके द्विक क्वेश्चन तो आपने निकाल लिए, और आपने उसके जो है लंब पाद निर्देशांक मान लिए वो मूल बिंदु से डाला गया है, तो वहाँ से क्या आ जाएंगे, उनके डायरेक्शन रेशियो आ जाएगा। डायरेक्शन रेशियो और द्विक कोसाइन जो है समतल के क्या है, समानुपाती हैं, तो उनका अनुपात बराबर के, यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, एक्स वाई जेड की, और एल एम एन के मान लगा देंगे। ऐसा करने पर अब ये एक्स वाई जेड के मान कहाँ लगाने वाले हैं, प्लेन की इक्वेशन में। प्लेन की इक्वेशन हमें क्या जो गिवन है बच्चों उसमें, ठीक है। तो ये हटा दें, अब कॉन्सेप्ट है बच्चों, तो यहाँ पर लगाएंगे आप, तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू 2 अपॉन अंडर रूट 29 के, यानी 2 अपॉन के अंडर रूट 29 प्लस वाई की वैल्यू यहाँ पर 3 इंटू वाई की वैल्यू है 3 अपॉन के अंडर रूट 29 एंड प्लस जेड 4z, तो 4z की वैल्यू क्या है बच्चों, अपॉन 4z की जो वैल्यू है वो है 4 इंटू जेड की वैल्यू है 4 अपॉन के अंडर रूट 29 एंड -12 बराबर 0। तो यहाँ से 2 दूनी 4 अपॉन के अंडर रूट 29 प्लस 3 तिया 9 अपॉन के अंडर रूट 29 और प्लस 4 चौक 16 अपॉन के अंडर रूट 29 -12 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ से आप क्या करेंगे बच्चों, एलसीएम ले लीजिए आप, तो एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा के अंडर रूट 29, तो इससे ये कट गया 4 ऊपर 9 और प्लस 16, एक से इसमें इसका इसमें करो, तो यहाँ से आ जाएगी आपकी माइनस के 12 के अंडर रूट 29 बराबर 0, ये चला गया पूरा 0 में, तो ये हो गया 16 और 9 25 और 4 29 आ गया बच्चों, 29 माइनस 12 अंडर रूट 29 के बराबर 0, यहाँ से के की वैल्यू फाइंड आउट करो, इसको ले जाओ उधर, तो 29 बराबर 12 अंडर रूट 29 के, 29 से ये कट गया अंडर रूट 29 बार, तो अंडर रूट 29 बराबर 12 के, तो के बराबर अंडर रूट 29 बटे 12, तो ये के की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब इसको कहाँ लगाना है बच्चों, आपको यहाँ लगाना, जो एक्स वाई जेड की वैल्यू थी, तो यहाँ से एक्स वाई जेड के मान आपके आ जाएंगे, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन नहीं दुक वो आ जाएंगे, लंब पाद के निर्देशांक, ठीक है। तो अब इनको आप क्या करेंगे, यहाँ पर रख दीजिए, तो x बराबर 2 अपॉन के की वैल्यू क्या है बच्चों, के की वैल्यू है अंडर रूट 29 अपॉन 12 और इंटू अंडर रूट 29, ठीक है। भाई के की जगह लगा दिया ये, और इंटू अंडर रूट 29, तो यहाँ से 29 से 29 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 29 का अंडर रूट में 29 करेंगे तो रूट हट जाएगा, 12 चला जाएगा ऊपर, तो x बराबर 12 दूनी 24 बट्टे 29, ठीक है, 24 बट्टे 29 आ गया। ऐसे ही आप y बराबर लगाइए, तो y बराबर 3 अपॉन के की वैल्यू कितनी है बच्चों, के की जो वैल्यू है वो है आपकी अभी निकाली थी अंडर रूट 29 अपॉन 12 और इंटू अंडर रूट 29, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो y बराबर कितना आएगा बच्चों, 36 बटे 29, और z बराबर आप लगाएंगे तो 4 अपॉन अंडर रूट 29 अपॉन 12 और अंडर रूट 29, तो ये ऊपर जाएगा, तो z बराबर आ जाएगा बच्चों 12 चौक 48 बटे 29, ठीक है। इस तरीके से ये आपकी वैल्यू आ गई तीनों। तो कॉन्सेप्ट में आप देखिए, आपने यहाँ पे l अपॉन एक्स, m अपॉन वाई, n अपॉन जेड लिया है, ठीक है। आप चाहें तो इनकी जगह पर a अपॉन एल, b अपॉन एम, c अपॉन एन भी कर सकते हैं, वो आपकी सोच के ऊपर है, वो कुछ भी करिए आप, नो प्रॉब्लम, बट कॉन्सेप्ट को आप ध्यान रखिए। कॉन्सेप्ट क्या है, जब भी प्लेन की इक्वेशन दे रखी है, डायरेक्शन कोसाइन दोनों और अंडर रूट ए का 20 से भाग देके एल एम एन के मान निकालो, फिर लंब पाद के निर्देशांक मान लो, फिर लंब पाद के निर्देशांक मूल बिंदु से डाले गए या जिस भी बिंदु से डाले गए उस बिंदु से उसका डायरेक्शन को निकालो, रेशियो निकालो ABC, फिर द्विक अनुपात और द्विक कोसाइन समतल के क्या है, समानुपाती हैं, तो बराबर के ले लो,
यहाँ से फिर एक्स वाई जेड के मान निकाल लो एल एम एन के मान लगाकर के की फॉर्म में। फिर एक्स वाई जेड के मान आपको प्लेन में लगाने हैं, वहाँ से के की वैल्यू आएगी, के की वैल्यू उठा के फिर यहाँ पे आपको एक्स वाई जेड में लगा देनी है, और वही तो हमें निकाल लेते हैं एक्स वाई जेड के मान, इसलिए हमने यहाँ पे लगाई। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है और आप इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे तो आई होप आपको कोई भी समस्या बच्चों नहीं आएगी। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न पे बच्चों हम आते हैं। सेम यही कॉन्सेप्ट है बच्चों। चलिए फोर्थ का बी पार्ट देखिए, इसमें क्या दे रखे हैं, वही 3y प्लस 4z माइनस 3y प्लस 4z माइनस 6 बराबर 0। ये बच्चों में समतल का समीकरण दे रखा है और वही मूल बिंदु से डाले गए लंबपात के निर्देशांक हमसे पूछे हैं। तो बच्चों इसमें एक गायब है, x वाली एक्सेस, तो आप चाहें तो इसको ऐसे ले सकते हैं 0x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 6 बराबर 0। तो यहाँ से बच्चों a की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, b की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 एंड c की वैल्यू 4। तो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बराबर, मतलब 4 चौक 16 3 3 9 25, यानी 5 से भाग देने पर डायरेक्शन कोसाइन निकालने ना, तो ये हो जाएगा आपका 0/5x 3/5/4/5z माइनस 6/5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले द्विक कोसाइन क्या आएंगे अपने निकल के, कॉन्सेप्ट भैया देखिए वही चीज़ कर रहे हैं। तो द्विक कोसाइन क्या होंगे बच्चों, L बराबर ये 0/5 यानी 0, m बराबर 3/5 और n बराबर 4/5। तो L m n की वैल्यू आ गई। अब इसके बाद हम उस समतल पर मूल बिंदु से जो लंब डाला गया है उसके निर्देशांक मानेंगे, और ये 0,0,0 से डाले गए। ठीक है, x1 मान लो आप, y1 मान लो, या z1 मान लो, या xy z मान लो। माना 0,0,0 से समतल पर डाले लंबपात के निर्देशांक x1, y1, z1, x1, y1, z1 या xy z समथिंग। तो बच्चों अब यहाँ से द्विक अनुपात कैसे निकालेंगे, तो द्विक अनुपात x2 माइनस x1 यानी a बराबर x1 माइनस 0 यानी x1, b बराबर y1 माइनस 0 यानी y1, और c बराबर z1 माइनस 0 यानी z1। ठीक है, तो ये द्विक अनुपात आ गए। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, द्विक अनुपात व द्विक कोसाइन क्या है बच्चों, समानुपाती हैं, समतल के समानुपाती हैं। तो क्या होगा बच्चों, L/A बराबर M/B बराबर N/C बराबर मान लिया K। तो यहाँ से अब L की वैल्यू क्या है, L की वैल्यू है बच्चों 0/A की वैल्यू क्या है बच्चों x1 बराबर M की वैल्यू कितनी है बच्चों, M की वैल्यू है 3/5, और ये जो है
y1 इज इक्वल टू n की वैल्यू कितनी है 4/5 और ये z1 बराबर के। तो यहाँ से x1 y1 z1 की वैल्यू निकालिए, एक बार इसको इसके बराबर ले लेंगे तो 0/x1 बराबर के। तो यहाँ से x1 की जो वैल्यू आ जाएगी बच्चों वो कितनी आ जाएगी 0/k यानी 0। ठीक है, ऐसे ही एक बार इसको लेंगे इसके बराबर तो 3/5y1 बराबर के। तो y1 की जो आ जाएगी 3/5 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, एंड z5z1 4/5z1 बराबर आ जाएगा के। तो यहाँ से जो z1 की वैल्यू आएगी वो आएगी बच्चों 4/5k। ठीक है, तीनों की वैल्यू आ गई। अब इन तीनों वैल्यू उठा कर रख देंगे अब बच्चों प्लेन में। ये तो कॉन्सेप्ट है, यही कर रहे हैं हम। ठीक है, यही हम कर रहे हैं। इनको आप प्लेन में रखिए बच्चों, जल्दी से उठा के आप यहाँ पर, यानी कि 3 इंटू ये बिंदु जो हैं, जो बिंदु थे ये समतल पर थे तो इसको संतुष्ट करेंगे। तो एक्स वाई जेड की जगह लगाइए बच्चों, कितना 0 यहाँ पर 0 और इसकी जगह 0 प्लस यहाँ पे 3 इंटू y1 की वैल्यू आएगी 3/5k प्लस 4 इंटू z1 की वैल्यू आ जाएगी 4/5k माइनस 6 बराबर 0। तो यहाँ से बच्चों जब हम सॉल्व करेंगे तो ये तो 0 हो गया। ठीक है, ये तो पूरा पार्ट 0 हो जाएगा। ये 3 तिया 9/5 के प्लस के 16/5 के माइनस के 6 बराबर 0। 5 के आ गया आपका एलसीएम। तो 9 + 16 माइनस या नीचे 1 तो 5 30 के बराबर 0, ये 0 में गया। तो 16 और 9 25, तो 25 बराबर 30 के। तो के बराबर 25/30, 25 5 30, तो 5/6 आ गई। अब इन के की वैल्यू को उठा कर लीजिए बच्चों यहाँ पे x1 y1 z1 में। तो यहाँ से अगर हम बात करें कि 0/x1 बराबर के की वैल्यू कितनी है 5/6, तो पलट देंगे तो x1 की जो वैल्यू आ जाएगी बच्चों ये आ जाएगी 6/5 और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 की वैल्यू यहाँ से 0 आ जाएगी। ऐसी y1 बराबर, या फिर आप ये कह सकते हैं 3 x1 की वैल्यू आ गई। y1 की वैल्यू क्या थी बच्चों, y1 की वैल्यू थी 3/5k और k की वैल्यू कितनी है, k की वैल्यू है 5/6, 6 जाएगा ऊपर तो 6 थी 18/25 और z बराबर 4/5k, k की वैल्यू कितनी है बच्चों 5/6, तो 6 चौक 24, तो 24 बटे आपका हो जाएगा ये 25। ठीक है, ये आपका आंसर। तो इस तरीके से आप बच्चों जो है इस समतल पर मूल बिंदु से डाले गए लंबपात के निर्देशांक निकालेंगे। तो कॉन्सेप्ट आई होप आपने समझ लिया होगा। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन अगर आप समझ गए तो फिर बाकी के क्वेश्चन भी आप कर लेंगे।